जय हिंद दोस्तों। हिंदू एडिटोरियल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज 6 जनवरी 2023 आज का जो हिंदू एडिटोरियल है, इसमें एक एडिटोरियल है स्टेबलाइजिंग टाइज विद नेपाल इन अनसर्टेन टाइम्स। तो बुरे दौर में नेपाल के साथ किस तरीके से हम अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं उसके बारे में है। तो ये बायलैटरल जो इश्यूज हैं, इंडो नेपाल जो रिलेशनशिप्स है, उसके लिए आपको काम में आएगा। और दूसरा जो एडिटोरियल है वो है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया इन अपलिंक हब, ये दूसरा वाला एडिटोरियल है। तो ये एडिटोरियल भी बढ़िया है, लेकिन मैं इस वाले को एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं नेपाल वाले को आज एनालिसिस करूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपलिंक हब वाले को जरूर पढ़िएगा। और अपलिंकिंग का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब तक आपको टेक्निकल कीवर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो कोई व्यू पॉइंट नहीं बन पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत नेपाल के बीच में हमारे कैसे संबंध चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं उसको, ताकि एक एक पैराग्राफ को आपके सामने पढ़ करके समझा सकूं कि क्या इसमें मुद्दे की बात उठ रही है। ठीक है, तो बहुत जनरलाइज सा इसके अंदर, मतलब बहुत बड़ा सा इन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम का, बहुत टेक्निकल चीज़ उतनी नहीं है। जनरलाइज वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, जो इस आर्टिकल में या आगे नेपाल इंडिया का कोई और आर्टिकल आएगा उसमें भी यूज़ होंगे, उसके आगे कुछ आएगा उसमें भी यूज़ हो जाएंगे। तो मैं बता दूंगा आपको कि इसमें से कीवर्ड्स, मेन मेन पॉइंट कौन सा आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रल वर्डिक्ट इन नेपाल्स रीसेंट इलेक्शंस वाज क्रेडिबल। भैया तारीफ कर रहा है कि हाल ही में जो नेपाल में जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो काबिले तारीफ है। क्यों? क्योंकि इट रिफ्लेक्टेड अ क्लियर इमरजेंस ऑफ वोटर प्रेफरेंस फॉर मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस and an impatience with traditional political power game that ignores the aspirations of the youth and the disadvantaged। तो कह रहा है कि क्या है कि इस बारी के चुनाव में जो अच्छा काम हुआ है वो ये है कि वोटर का प्रेफरेंस ये देखने को मिला है कि जो सरकार रिस्पॉन्सिबल हो ऐसे लोगों को चुना जाए, ना कि जो बहुत ही पारंपरिक तरीके से जो पावर हाउस थे, जो पॉलिटिकल पावर के जो कुछ गुटबाजी होती थी और उसी की तरफ लोगों का दिल रहता था कि नहीं मैं तो इसको फॉलो करता हूँ तो इसी को दूंगा, अब चाहे ये कोई बैंड बजा दे हमारी। तो यूथ की एस्पिरेशंस और जो पिछड़े और गरीब और जिन लोगों को वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही थी, मेन स्ट्रीम में नहीं फैसिलिटीज मिल रही थी, उन उन लोगों की एस्पिरेशंस को यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। तो ठीक है, ये आप पॉइंट इसमें से बस ये याद रखना, मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है ना। यहाँ पर ये पॉइंट आएगा कि वहां रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को चुना जा रहा है और पारंपरिक राजनीति को साइड किया जा रहा है। सो इट ऑल्सो रिकन्फाइंड द सक्सेसफुल टेकिंग रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन द हिमालयन कंट्री हुज ट्रांजिशन फ्रॉम अ हिंदू मोनार्की टू अ सेक्युलर रिपब्लिक हैपेंड with great struggle, sacrifices, ideological adjustments across the political spectrum। आप नेपाल की हिस्ट्री पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप देखोगे कि नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, तो वहां पर जो भी पॉलिसीज होती थी हिंदुइज्म के प्रति काफी डोमिनेंट रहती थी। लेकिन जब से ये लेफ्ट विंग, लेफ्टिस्ट पार्टी वगैरह इन्होंने भी वहाँ की राजनीति में हड़कम मचाया है, तो एक बैलेंस करना हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करा और वो एक सेक्युलर कंट्री की तरफ आई। और सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री की तरफ का जो सबसे बड़ा जो बेस होता है वो होता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अब जड़ें वहां पर पनपना शुरू कर रही हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, जनरलाइज वर्ड है, इसमें से कुछ खास नहीं निकलेगा। द मीनिंग ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, ये जो इलेक्शन हुआ इसका क्या मतलब है तो देखते हैं। सम ऑफ द मेजर accomplishments although accompanied by shortcomings and controversies included the peaceful mainstreaming of the Maoist movement in the democratic structure and the integration of guerrillas into the Nepal army and the transfer of power and the adoption of constitution and the emergence of federal structure। देखो ये पूरी की पूरी इनकी एक हिस्ट्री बता रहा है कि ये जो अभी एक अच्छा सा माहौल, डेमोक्रेटिक माहौल नेपाल में बन रहा है, तो इसके पीछे की क्या क्या वजह है। तो एक तो जो वहां पर माओइस्ट मूवमेंट चल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट मूवमेंट था, धीरे धीरे करके माओइस्ट जो मूवमेंट है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने डेमोक्रेटिक चीज़ों में शामिल होना स्टार्ट करा, उनके लीडर्स को एक्सेप्टेंस मिला। फिर जो नेपाल में जो गुरिल्ला आर्मी है उसको भी नेपाली आर्मी का एक समर्थन नहीं था, तो अब गुरिल्लास को भी वहां पर शामिल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो पावर ट्रांसफर है
जो ट्रेडिशनल पावर हाउस थे, राजघराने के लोग ही उस पर राज करते थे, उससे अब कॉमन लोगों के हाथों में सत्ता आ रही है, वो होना। और उसके साथ साथ वहां पर एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया रादर देन हिंदू मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया है। तो ये वहां पर कुछ पॉजिटिव साइड्स है, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव्स निकालेगा कि क्या अच्छा हुआ है और कुछ नेगेटिव्स निकालेगा। दो हेड बना दीजिएगा फ्लो चार्ट के अंदर, एक ऐसा पॉजिटिव के पॉइंट्स और ऐसा नेगेटिव के पॉइंट्स। लेकिन ये सब होते होते हमको कुछ सालों में, अभी 5-7 सालों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस देखने को मिले, जैसे हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट। क्योंकि किसी की एक प्रत्यक्ष वोट नहीं होती थी, कभी कोई ग्रुप किसी के साथ सरकार बना लेता था, कभी कोई ग्रुप कहीं किसी के साथ। जैसे आपने बिहार में देखा होगा ना, कभी नीतीश जी बीजेपी के साथ सरकार बनाते, कभी नीतीश जी आरजेडी के साथ सरकार बनाते, कभी नीतीश जी खुद ही सरकार बना देते हैं। तो बस ये वहां भी यही सब चल रहा था। So that the final result created is a sure recipe for instability and frequent changes of government in the coming years। तो ये बोल रहा है कि हंग पार्लियामेंट था, बार बार सरकार बदल रही थी, कुछ खास नहीं निकालने इसमें से। So this could easily translate into an inability to deal with the many daunting challenges confronting the country and the continuing unpredictability in the graph of Indo-Nepal cooperation। तो ये सब जो उथल पुथल हो रही थी हंग असेंबलीज, और उसकी वजह से जो सरकार बहुत ही इनस्टेबल हो रखी थी, उससे जो उनके जो उस समय के जो चैलेंजेस थे जिससे नेपाल जूझ रहा था, उसमें दिक्कतें आ रही थी। और साथ साथ में जो इंडो नेपाल रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बड़े हिकअप्स आ रहे थे। आपने देखा होगा कि कभी नेपाल चाइना की तरफ झुक जा रहा था, कभी वो कह रहा था अरे अब तो हम तो खुद ही बॉस हैं, और कभी वो इंडिया की तरफ आ रहा था। तो नेपाल वालों को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। तो ये थोड़ी नेगेटिव चीजें इस बीच में जरूर हुई है, लेकिन खैर उस चीज को छोड़ गए तो हम इस नेगेटिविटी और इस पॉलिटिकल ये जो उथापथल है उसका यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एग्जांपल दिया है, कुछ लीडर्स के नाम, कुछ पार्टीज के नाम। तो ये थोड़ा आपको आपके जनरल नॉलेज में होना चाहिए कि नेपाल में पॉलिटिक्स में कौन ऑपोजिशन में है, कौन मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, क्योंकि राइटिंग के पेपर में इंडो नेपाल टाइम्स में ये आते हैं। तो आपको शेर बहादुर का नाम तो याद ही होगा, भैया नेपाली कांग्रेस के लीडर थे ये, और जब इलेक्शन हुआ था तो सबसे बड़ी पार्टी यही उभर करके आई थी। लेकिन फिर ये अगेंस्ट, जो इनकी अगेंस्ट पार्टी थी, उन्होंने अलायंस बनाया था पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड बोला जाता है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के सबसे बड़े कद्दावर नेता है और माओइस्ट के सबसे बड़े लीडर हैं। भैया माओइस्ट के सबसे बड़े लीडर ये हैं। तो इन दोनों ने मिल करके और उसके साथ 3 पार्टीज के साथ अलायंस तो बनाया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी किसकी थी? नेपाली कांग्रेस की। उसके बावजूद भी जो नया गवर्नेंस बना था, दैट वाज कमांडेड and the largest number of seats in the new parliament. However, it was Prachand who was sworn in as prime minister। लेकिन भैया प्रचंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना। अब कहानी कैसे सर? प्रचंड और ये शेर बहादुर और ये सब लोग मिलके चुनाव लड़े, लेकिन बाद में प्रचंड ने जो है वो पाला बदल दिया। क्या पाला बदला है वो यहाँ पर देखते हैं। तो प्रचंड ने क्या करा कि जो उसके पुराने अलायंस थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली शर्मा, उनका नाम भी आपने सुना होगा, ये सीपीएन के मुखिया हैं, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। देखो एक्चुअली वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, लेफ्ट पार्टी जिसे हम कहते हैं, उसके 2 गुट बन चुके हैं। एक तो माओइस्ट गुट है और एक है माओइस्ट और लेनिनिस्ट। अब सर इनमें क्या डिफरेंस है? इसकी कोर आइडियोलॉजी में जाएंगे तो ये माओ वाले चाइना के माओ को प्रेफर करते हैं कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी में, और जो माओइस्ट लेनिस्ट वाले हैं ये माओ, चाइना का माओ और रशिया का जो लेनिन है, दोनों की आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने बोला यार माओ माओ भाई भाई, तो चलो आ जाओ दोबारा से, तुम हम लोग मिलकर के सरकार बना देते हैं। तो यहाँ पर जो बहादुर है वो बहादुर की लात पड़ गई। तो ये जो उठापटक हो रही थी, दिस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट विल अनडाउटली बी अ श्योर ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर चाइना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ? माओ माओ दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे तो इससे चाइना का फायदा होगा, क्योंकि चाइना भी एक माओइस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और उन्होंने बोला यार उसी आइडियोलॉजी पर नेपाल भी चल रहा है तो हमको मजा आएगा। अब हम नेपाल के अंदर बहुत सारी चीजें करेंगे और नेपाल वाले हमारी तरफ ज्यादा झुकेंगे। देखते हैं झुकेंगे या नहीं। तो विच हैड अर्लियर conspicuously but unsuccessfully attempted to prod the left wing in the political spectrum to reunite to promote its own interest and to detriment of India's interest। मतलब ये चाइना कह रहा है कि यार इससे तो हमारा खुद का इंटरेस्ट का फायदा होगा और इंडिया के इंटरेस्ट को डेट्रीमेंट हो जाएगा। डेट्रीमेंट का मतलब नेगेटिविटी, मतलब नहीं होगा, घट जाएगा, घिस जाएगा उनका इंटरेस्ट। अरे भाई नेपाली भी तेज हो गए, देखो अभी देखते हैं कैसे। अब इंडिया इन चाइना क्वेश्चन। अब नेपाल वालों के सामने सवाल आ गया कि यार इंडिया की तरफ ज्यादा झुकना है या चाइना की तरफ ज्यादा झुकना है, या फिर कुछ न्यूट्रलिटी अपनानी है। तो आपको पता है यहाँ पर बड़ी मजेदार बात यहाँ लिखी गई है
इंडिया कैन हाउएवर टेक दिस डेवलपमेंट इन इट्स स्ट्राइड। देखो यहाँ पर स्ट्राइड वर्ड यूज किया है, स्ट्राइड वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड, है ना, ये अपने पाले में रखना है। तो इंडिया ने ये जो भी उठा पटक, चाहे माओइस्ट तुम कोई भी आओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि इट इज यूज्ड टू, हम लोग यूज्ड टू हैं डीलिंग विद द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेपाल, नेपाल में जो भी उठा पटक होता है हम संभाल लेते हैं भैया। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंड इवन रिप्यूटेडली एंटी इंडिया और प्रो चाइना लीडर्स हेडिंग देम। अभी कोई इंडिया एंटी इंडिया लीडर हेड कर रहा है या प्रो चाइना लीडर हेड कर रहा है, भैया तुम हमसे प्यार करो या नफरत करो, लेकिन हमें इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो इंडिया की थ्योरी है नेपाल के संदर्भ में। कैसे? इट्स फोकसेस फॉर मेनी इयर्स हैज बीन ऑन नॉन पार्टीजन सपोर्ट। हमने हमेशा ये नहीं देखा कि नेपाल में प्रो कम्युनिस्ट आ रही है या कांग्रेस आ रही है या फलाना आ रही है या ढिमकाना आ रही है। हम किसी भी दल बल को सपोर्ट नहीं करते नेपाल के अंदर। हम सिर्फ वहां पर जो पावर है, जो भी पावर में आता है हम उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपसी डेवलपमेंट का। हम लोग फोकस करते हैं इंडो नेपाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक दूसरे के प्रति जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है उसको कैसे फोकस करना है, हमारा एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन लिंक है उसको कैसे डेवलप करना है, हमारे और आपके लोग आपस में रिकॉन्टैक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, आपस में मेल तालमेल बनाते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसको कैसे बढ़ावा देना है, एंड बिल्डिंग ऑन द कंपल्सिव लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लॉजिस्टिक्स, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे, ये वो सब कैसे बनाना है उस पर फोकस करना है। खास तौर पर हम लोग फोकस्ड है हाइड्रो पावर में, क्योंकि नेपाल के पास बहुत ह्यूज, बहुत ही लार्ज अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है, और नेपाल खुद हाइड्रो पावर डेवलप नहीं कर पा रहा है, चीन की नजर है, लेकिन हम यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बन करके बैठे हैं। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी आर इंडिया जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। इंडिया का व्यू पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर में, डिबेट में, न्यूज में, या कहीं पर भी ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है, इंडो नेपाल टाइज में, कि यार इंडिया जो है वो न्यूट्रलिटी है। आपको एक वर्ड यूज करना है, इंडिया हमेशा से न्यूट्रल फोकस करता है, हमको फर्क नहीं पड़ता वहां कम्युनिस्ट आए या कोई भी आए। सो द एक्सटेंट ऑफ इट्स लिंकेज ऑफ हिस्ट्री, हमारा जो उनके साथ इतिहास का एक संबंध है, भूगोल का संबंध है, कल्चर का संबंध है, रिलीजन का संबंध है और इकोनॉमी का संबंध है, दैट विद द नेपाल फैसिलिटेट मैनेजमेंट ऑफ इट सिक्योरिटी कंसर्न, उसकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है विद इन द टॉलरेबल लिमिट्स, ये सब चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं। तो हम इसमें नेपाल के साथ पार्टी कौन सी आए ये नहीं करते हैं। और ऊपर से देखो, मोर ओवर लीडर्स लाइक प्रचंड एंड ओली, ये तो आपके माओइस्ट लीडर्स है ना, they are seasoned veterans capable of making shrewd judgments in their long term political interest। ये ऐसे नेता हैं जो माओइस्ट हो करके भी चाइना की तरफ ना झुक करके, हर टाइम ना झुक करके, वो अपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को तराश रहे हैं कि यार अभी एकदम से कुछ जल्दबाजी का चाइना की तरफ झुक जाएं और फिर बाद में पछताएं, डेप ट्रैक में घुस जाएं, ये वो जो भी है। तो नहीं भाई, पहले संभल के चलना है, हम कोई चाइनीज कंट्री थोड़ी है, हम तो उनकी आइडियोलॉजी पे फॉलो कर रहे हैं, वो बात अलग है। So long-term political interest, even when they talk about new government adopting a policy of equi-proximity, तो जब भी ये लोग भी कुछ बात करते हैं ना, यार कोई पूछता है इनसे, सर इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना किसको ज्यादा प्राथमिकता दोगे, तो वो बोलते हैं भाई हम किसी को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम दोनों तरफ बराबर रहेंगे, इक्वी प्रॉक्सिमिटी, हमारे लिए जो फायदेमंद रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। सो वी आर एट इक्वी प्रॉक्सिमिटी विद इंडिया एंड चाइना बोथ, दोनों के साथ सबका विकास, सबका साथ। सो द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई ये है कि एज इज एविडेंट इवन इन द रोबस्ट डेमोक्रेसीज, इजराइल बीइंग द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल, आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी हैज लेस एंड लेस मीनिंग इन द पॉलिटिकल सर्च फॉर पावर। ये बोल रहा है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, एक्चुअल में किसी देश की आइडियोलॉजी कुछ भी हो, वो प्रो हो या किसी के एंटी हो, आज के दौर के नेता राजनैतिक समीकरण ढूंढ रहे हैं। उस देश की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, ये मायने नहीं रखती दूसरे देश के साथ संबंध बनाने में। समझ रहे हो ना। जैसे इंडिया अभी कितने सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ संबंध बना रहा है, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज का आइडियोलॉजी और हमारा प्रो हिंदू चल रहा है, उनका प्रो मुस्लिम चल रहा है, तो भैया वो मायने नहीं रखते हैं। एक दूसरे के लिए जो नेता आगे के लिए फायदा कैसे दे सकते हैं, ये ढूंढा जा रहा है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, नेपाल भी यही आता है। So too in the case of Nepal, labels such as pro India और anti India has nothing to do। ये नेपाल में जो बोल रहे हैं ना कि हम तो प्रो इंडियंस हैं, कोई बोल रहा है ये एंटी इंडियन है, सर कुछ फायदा नहीं है। इट नीड टू बी टेकन विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो जिनको ये हजम नहीं हो रहा है, थोड़ा और नमक खा लो, हजम हो जाएगा, क्योंकि उन नेपाल के लीडरों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इट शुड ऑल्सो नॉट बी फॉरगॉटन दैट
Ultra nationalist leaders such as Mr. Oli and Prachand have on occasion spoken with courage and conviction to question senseless opposition to India. और ये जो प्रचंड और ओली जी का कुछ भाषण वाषण देखोगे ना, तो कई बार ये क्या है ना, कट्टर राष्ट्रवाद, अल्ट्रा नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, कट्टर राष्ट्रवाद, यानी कि अपनी विचारधारा पर एकदम कट्टर होना है। तो इन लोगों ने बहुत बार बोल दिया है कि भाई हमारी कोई अपोजिशन नहीं है इंडिया के साथ, मतलब हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के खिलाफ ही हैं कि चलो हम माओइस्ट हैं तो चाइना की तरफ ही रहेंगे, नो। मिस्टर ओली फॉर इंस्टेंस एग्रेसिवली क्वेश्चन द स्ट्राइडेंट डिमांड फ्रॉम हिज ओन पार्टी टू अपोज रैटिफिकेशन ऑफ महाकाली ट्रीटी फ्यू ईयर्स अगो। देखो अभी हाल ही में मेरे ख्याल से कब 2016 के अंदर ये महाकाली ट्रीटी हुई थी, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड के उधर से जो महाकाली नदी जाती है और उस नदी के ऊपर हम लोग पुल वुल भी बना रहे थे। तो कई बार क्या हुआ कि हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन करी कि भाई इसमें कुछ ज्यादा विवाद नहीं करेंगे, तो वो वहां के जो माओइस्ट लेनिनिस्ट पार्टी जो ओली की पार्टी है उसके नेताओं ने उसका अपोज करा, लेकिन ओली ने बोला नहीं भाई तुम जो भी है तुम स्ट्राइड करते रहो। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स करना, कि अपनी ही पार्टी की तरफ से इनको फोर्स आया कि भाई तुम महाकाली ट्रीटी को समाप्त करो, इस पर दबाव बनाओ। बट ओली ने बोला नहीं भाई, इंडिया नेपाल के साथ संबंध बनाने हैं तो चलने दो इसको। फिर पब्लिक ओपिनियन क्या है सर? द पब्लिक ओपिनियन इन नेपाल इज नाउ ऑन अलर्ट टू द रियलिटी ऑफ चाइनीज इंटेंशंस। अब नेपाल की जनता चीन के इंटेंशंस की असलियत जान चुकी है, जैसे अफ्रीका के देश जान चुके हैं ना, तो वही चीन के देश की इंटेंशन क्या है। देखो क्या है, वहां की जनता क्या बोल रही है, भैया चीन देगा पैसा, ठीक है, डेप्ट, और उसके बाद हम वापस तो कर नहीं पाएंगे, तो डेप्ट ट्रैप। सो द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू अ डेप्ट ट्रैप, ये जो डेप्ट ट्रैप का जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर से कुछ ना कुछ एडिटोरियल आएगा तो बता दूंगा मैं। टोटल डेट ट्रैप, डेट ट्रैप का मतलब चाइना जो पैसा दे रहा है उसको जो ना चुकाना है, फिर उसके बाद चाइना आपके रिसोर्सेज, पॉलिटिक्स सब में इंटरफेरेंस करेगा और कंट्रोल करेगा। सो एंड द लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ चाइनीज कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू इंडिया। देखो इंडिया क्या काम कर सकता है नेपाल में और चाइना क्या काम कर सकता है, इसमें इंडिया की कैपेसिटी को ज्यादा आंका गया है। चाइना की तो इमेज ही भ्रष्ट खराब हो चुकी है। क्यों? वही चाइना हैज टेकन अ ह्यूज बीटिंग, मतलब बुरी तरीके से मार खा गया है चाइना बिकॉज ऑफ द करंट कोविड-19 सुनामी। तो भैया चाइना पर अब कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। लेकिन इंडिया हाउएवर कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, ठीक है ना। इंडिया को बिल्कुल आप ऐसे नहीं कि यार एकदम आत्मसंतुष्टि से चलो, नहीं। ट्रेडिशनल इरिटेंट्स such as the 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship and the border issues need to be kept festering but should be sorted out in an open and transparent manner। देखो हमने जो इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी जो साइन किया था उस पर नेपाल वालों को आपत्ति रहती है, ऊपर से जो बॉर्डर इश्यूज है उस पर भी उनको आपत्ति है ही। सिंगोली ट्रीटी और काली नदी के इधर उधर वाला जो एरिया है उसको लेकर के उत्तराखंड के कई सारे एरियाज में उनको दिक्कत रहती है। तो ये जो पुराने जो हमारे दुख दर्द हैं, ये एक तो 1950 का इंडो नेपाल पीस ट्रीटी, ये एक दुख दर्द है, जख्म है जो ठीक से भर नहीं पा रहा है और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हम ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं दोनों कंट्रीज। तो इसको बिल्कुल खुले तरीके से इस पर डिस्कशन होना चाहिए और एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर पर इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नेपाल वाला अपना नक्शा निकाल देता है तो उत्तराखंड के कुछ एरियाज को अपने में डाल देता है, ये सब नहीं होना चाहिए। So there is no reason why the world view of the East, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि क्यों दुनिया ईस्ट की तरफ कुछ ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा मतलब ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ले जा रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर्स के टाइम की जो ट्रीटीज हैं, भाई देखो 1816 सिगोली की ट्रीटी, सबसे बड़ी तो संगोली की ट्रीटी जो है, सुगौली की ट्रीटी, ये थी फर्स्ट एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जो अटका हुआ मामला है, क्या नेपाल को मिलेगा, क्या इंडिया को मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी शुड बी द डेट्रीमेंट गाइड इन शेपिंग द परसेप्शन एंड पॉलिसीज। कोई व्यू रीजन नहीं है भाई, अब कोई तुक नहीं बनता। वो बोल रहा है कि आप उस ब्रिटिशर्स के जमाने की ही पॉलिसी और उनकी ही व्यू पॉइंट को, परसेप्शन को अपनी पॉलिसीज में बनाने में ध्यान दो। भैया जब लोग, आज के जमाने के लोग दोनों तरफ
when people on the both sides of an open border are awaiting better quality life. आपको पता है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, दिस इज एन ओपन बॉर्डर सर, इतना बढ़िया रिलेशनशिप है बॉर्डर का हमारा। तो जब इधर के लोग और इधर के लोग आपस में भाईचारा बन करके रहते हैं, एक दूसरे को इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, रिलीजन बेनिफिट, रीजनल बेनिफिट, ये सब दे रहे हैं, तो भैया तुम अंग्रेजों की संधि को क्यों बीच बीच में ला रहे हैं? नेपाल इज ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री भाई, नेपाल सुधर रहा है। इंडिया इज अ प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज, नेपाल एक बदलता हुआ देश है और भारत विश्व स्तर पर एक बड़ा लीडर है। तो नेपाल को भारत की जरूरत है और हमको भी नेपाल की जरूरत है, तो दोनों मिलकर काम करें। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज हेडिंग टुवर्ड्स मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। भी दुनिया में भी कई सारे देशों में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, अच्छे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमको भी अच्छे की तरफ जाना चाहिए विद न्यू चैलेंजेस, चेंजिंग प्रायोरिटीज एंड बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। पूरी दुनिया नए की तरफ जा रही है, बड़े परिवर्तन की तरफ जा रही है, नए चैलेंजेस की तरफ जा रही है, सबकी प्रायोरिटीज देश के अंदर चेंज हो रही है जनता के हिसाब से, और अब जुड़ने के लिए अनगिनत संभावनाएं हैं। तो इनको तराशो ना, पुरानी बातों पर मत लड़ाई करो। वो कहते हैं ना कि यार तुम पुरानी बातें खोदोगे तो फिर कब्र खोदोगे। अरे पुराना जो हो गया यार, वो उस समय के हिसाब की परिस्थिति थी, आज के समय के हिसाब की परिस्थिति के हिसाब से संबंध बनाए तो संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन बार बार कोई तुम्हारा दोस्त बोलेगा वो याद है तूने उस क्लास में मेरे साथ ऐसा करा था, अब 10 साल बाद तुम वही करेगा क्या? फिर नहीं। बस इतना ही है सर इसके अंदर, टाइम फॉर फ्रेश थिंकिंग। इसमें बहुत जनरलाइज बातें लिखी गई हैं, कुछ खास बातें नहीं लिखी गई हैं, जैसे कि द कोविड-19 crisis and its long-term fallout is the largest shock to the global socio-economic framework since the Great Depression of the early 90s। तो ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1930 के आसपास आया था। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। बस वो बोल रहा है कि यार कोविड-19 ने सबको हिला के रख दिया, तो फिर आपसी संबंधों को भी हमको दोबारा से सोचना चाहिए। 10 मिलियन से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से चले गए हैं 2020-21 में। सो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को आप कहीं पर भी लगा सकते हो, सिर्फ इसी आर्टिकल में नहीं, कोविड से रिलेटेड या करंट इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड, कि यार 10 मिलियन से लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। और इंडिया और नेपाल आर यूनिकली पोजिशन्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टाइज बिटवीन देम। और इंडिया और नेपाल की तो एक अच्छी परिस्थिति है क्योंकि हम आपस में किस तरीके से लेंथ ब्रेड्थ से जुड़े हुए हैं उसकी वजह से। सो टू जॉइंटली रीथिंक इकोनॉमिक गवर्नेंस, हमको एक साथ आर्थिक लेवल पर सोचना चाहिए विद अ व्यू टू इनहैंसिंग ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की भलाई कैसे करनी है उस पर सोचना चाहिए। देयर आर ह्यूज चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस तो हैं ही, बट ऑल्सो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं इन एक्सपैंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग कोऑपरेशन टू द म्यूचुअल एडवांटेज। इस लाइन को लिख लेना क्योंकि ये लाइन भी आप कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ह्यूज चैलेंजेस, देखो ह्यूज चैलेंजेस बट ऑल्सो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इज एक्सपैंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग कोऑपरेशन टू म्यूचुअल एडवांटेज। कहीं भी चेप देना इस लाइन को। Now is the time for fresh thinking on a host of issues, including economic recovery। अब हमको दोबारा से सोचना चाहिए कि कैसे रिकवरी करें, बायलैटरल इश्यूज कैसे ठीक से करें, सब रीजनल एंड रीजनल कोऑपरेशन कैसे करें, आप इस क्षेत्रीय सहयोग कैसे बढ़ावा दें, हाउ टू रिस्ट्रक्चर सप्लाई चेन, हमारे से तुम्हारे को पेट्रोल जाता है, तुम्हारे से हमारे को क्या आता है, यार सब जो भी है उसको कैसे ठीक ठाक करें। ह्यूमन एज वेल एज कन्वेंशनल सिक्योरिटीज, तो जो पारंपरिक सिक्योरिटी हम लोगों की ओपन बॉर्डर पर चलती थी उसको कैसे सुधारें। एनर्जी कोऑपरेशन कैसे ठीक करें, हाइड्रो बनाएंगे तुम्हारा तो तुम कितना हमको बिजली दोगे, हम तुमको कितना सहायता देंगे, वो सब। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड द अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो टेक्नोलॉजी को भी कैसे सहायता देना है वो भी हम आपको मदद करेंगे। एंड सॉफ्ट पावर टू मैक्सिमाइज म्यूचुअल एडवांटेज, और एकदम शांत पावर रहना, ताकतवर रहना है लेकिन सॉफ्ट रहना है। ये नहीं कि आए दिन भाषण में बोलो आज तो मैं नेपालियों के फोड़ दूंगा, ये नहीं कर दूंगा, आज तो हम भारतीयों के फोड़ देंगे, ये सब नहीं करना है। मीमर्स से दूर रहना है, सोशल मीडिया पर फालतूगिरी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं, किसी भी दो कंट्री के बीच में आज बायलैटरल टेरिटरीज कैसी होनी चाहिए, उसके लिए ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट्स हैं। आप एज इट इज, इंडो पाकिस्तान आएगा तो यही लिखो, इंडो बांग्लादेश आएगा तो यही लिखो, इंडो श्रीलंका आएगा तो ये सब सर एज इट इज लिख सकते हो आप। सॉफ्ट पावर वर्ड आप यूज करो। सो परहैप्स द वन मिसिंग फैक्टर इन बायलैटरल टाइज हैज बीन म्यूचुअल एम्पैथी। लेकिन ये बोल रहा है अरे एक चीज तो मैं भूल गया, बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध के अंदर आपसी जो एक दूसरे के साथ एम्पैथी रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये होता क्या है सर, द विल ऑफ द पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस पार्टी लाइंस। ये कह रहा है कि भाई पार्टी क्या सोचती है,
पार्टी की विचारधारा क्या है ये नहीं सोचना है। पार्टी अगर पावर में आ गई है तो पार्टी को सिर्फ पार्टी नहीं चलानी है, उन पावर को उनको देश चलाना है। देश कैसे चलेगा? पार्टी की विचारधारा के ऊपर देश की विचारधारा रखनी है। तो जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, है ना, ये सबको साइड में रखो एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक फ्रॉम द अदर साइड। दुनिया दूसरी तरफ कैसे दिखती है, दूसरे के नजरिए से देखो। सर, हर एक को अपना धर्म अच्छा लगता है और दूसरे का धर्म खराब लगता है। आप दूसरे धर्म के अंदर भी कुछ अपने धर्म के नजरिए से अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे, तभी आपस में अच्छे संबंध रहते हैं। वही बात यहाँ पर भी की जा रही है कि आप ये मत देखो कि वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की पार्टी, वहां की सिविल सोसाइटी क्या चाहती है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिविटी देखो बस कि यार वहां से अच्छा क्या हो सकता है। सो एम्पैथी इज एन अर्जेंट नेसेसिटी फॉर मोर देन एवर बिफोर। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आपकी एक अर्जेंट आवश्यकता जैसी पहले कभी ना हुई हो, क्योंकि इस अर्जेंट आवश्यकता से आप सस्टेन कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो और आप दोनों के बीच में दोस्ताना संबंध रह सकता है। तो सर, आज का जो कीवर्ड यहां से उठाओगे वो है एम्पैथी। एम्पैथी इसका मतलब होता है अर्जेंट नेसेसिटी। ठीक है। फिर इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि डाइवर्स तो हैं हम लोग, बट बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू इंडिया नेपाल रिलेशन will contribute to clear understanding of the past, better awareness of the present trends and new roadmaps of the substantive upgrading ties in the years। सर, ये लाइन भी आप as it is कॉपी पेस्ट कर लो और रट लो। ठीक है ना। पास्ट को समझना, अभी प्रेजेंट को अच्छे से अवेयर करना एक दूसरे को, और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना। सो न्यू एंड इनोवेटिव अप्रोचेस आर नीडेड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से नई और इनोवेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। व्हाट ऑल नेपालीज यर्न फॉर इज अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड इंडियन रिस्पेक्ट फॉर देयर आइडेंटिटी। देखो, नेपालियों को क्या, किस चीज का दुख है, किस चीज की आवश्यकता है कि यार ये लोग नहीं करते हैं, तो वो ये है कि नेपालीज को समानता चाहिए और भारतीयों का आदर चाहिए। हम देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे। विद प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड नेपाल, भैया हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए हैं, कई बार चले गए हैं, मोर देन हिज predecessors। An external affairs minister who has won huge respect for his clear and consistent approach to foreign policy priorities, and foreign secretary was until recent India's ambassador to Nepal। India has a range of policy diverse with huge combined understanding and sensitivity as far as relation with Nepal are concerned। ये क्या कह रहा है? हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो नेपाल में पहले के प्रधानमंत्रियों से ज्यादा चले गए हैं, हमारे ऐसे एक्सटर्नल अफेयर जिनकी एक्सटर्नल पॉलिसी के ऊपर एकदम खरी खरी नीति है कि हम किस देश के साथ क्या चाहते हैं और किसके साथ क्या नहीं चाहते हैं, दोगलापंथी नहीं दिखाते हैं। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? जो पहले नेपाल के राजदूत रहे हैं, भारत नेपाल के बीच में अच्छे संबंधों के लीडर रहे हैं। तो ऐसे तीन नेताओं के माहौल में हमको तो बहुत अच्छा ही इंडो नेपाल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सो दिस शुड स्टैंड both countries and region in good state in the challenging times ahead। आगे की चुनौतियों के समय में दोनों देश मिलकर के खड़े हो सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा आर्टिकल है ना, ये थोड़ा सा प्रो है, प्रो इंडो चाइनीज जो भी अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें फेवर में बोला जा रहा है। ठीक है। तो सर, ये जो एडिटोरियल था, इसके अंदर करंट में जो वहाँ की जो पॉलिटिकल चेंज आई थी उसके बारे में लिखना है। ठीक है। थोड़ा बहुत जो उनका पॉलिटिकल हिकअप्स आए थे, हंग असेंबलीज वगैरह, ये सब ये थोड़ा सा आप नोट करोगे। वहां पर कौन कौन सी पार्टीज हैं और कौन कौन से लीडर्स हैं और उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं। प्रो कौन सा है, प्रो इंडियन किसको बोला जाता है, एंटी इंडियन किसको, या प्रो चाइना किसको बोला जाता है, ये सब थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं। फिर जो कॉमन चीजें वहां पर बताई गई थी कि नेगेटिव होने के बाद भी अच्छी संभावनाएं क्यों हैं, तो वहां पर इक्वी पार्टी प्रो ये इक्वालिटी वाली बातें, नॉन पार्टीजन वाली बातें, है ना। तो इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हो। जय हिंद।